हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक, इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत जो कुछ टॉपिक इसमें शामिल हैं, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण तथा जल, संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम, और अंतिम टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टीकाकरण अभियान। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बाकी सभी के लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये अध्याय जो है हद से ज़्यादा लंबा है ना, और बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। तो इसके लिए 3 पार्ट इसके बनाए हैं। तो पहला पार्ट जो आएगा उसमें आपके खनिज लवण और प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वसा, ये सारी चीज़ें रहेंगी और संतुलित आहार रहेगा। दूसरे पार्ट के अंतर्गत आपका पोषक तत्वों से होने वाली कमी से होने वाले रोग और परिवेशीय स्वास्थ्य सुरक्षा। और तीसरी जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे संक्रामक रोगों की, उनकी रोकथाम और टीकाकरण अभियान की। ठीक है, इस तरीके से इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहले 2 पॉइंट एक पार्ट में, दूसरे 2 पॉइंट दूसरे पार्ट में, और तीसरे 2 पॉइंट तीसरे पार्ट में। तो इन सभी के अलग अलग पॉइंट के आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी, है ना। तो आप आज फिलहाल इन 2 बिंदुओं पे, पहले और सेकंड वाले पॉइंट पर बात हो रही है केवल। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन बिंदुओं को समझना है। तो सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी पदार्थ जिनके अंतःग्रहण, पाचन तथा स्वांगीकरण के पश्चात विभिन्न जैव कार्यों के संपन्न होने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा जिनसे ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक हों, जिनके द्वारा हमारे शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत हो और जो हमारे शरीर में रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाकर शरीर को स्वस्थ रखते हों, भोजन कहलाते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य के अनुसार, WHO, इसके अनुसार एक परिभाषा दी गई है: वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना, अथवा शरीर के निरोग होने, सभी शारीरिक अंगों अंगतंत्रों के सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। और तीसरा जो हम पॉइंट है इस अध्याय का, 3 बिंदु के अंतर्गत बटा हुआ है ना, तो तीसरा पॉइंट है हमारा रोग। तो रोग यह वह दशा है जब शरीर या इसके किसी भाग के सामान्य प्रकारों में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कुपोषण, आनुवांशिक अव्यवस्था, रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शारीरिक, क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न होने को रोग कह सकते हैं। सभी रोगों के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनकी पहचान की जा सकती है और मनुष्य के अस्वस्थ होने पर उनको जाना जा सकता है। अब बात करते हैं हम संतुलित आहार की। तो उस भोजन या आहार को जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। कुछ सामान्य भोज्य पदार्थ एवं उनमें मौजूद पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा। कौन कौन से पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होता है उसमें, और वसा कितनी होती है, इसके बारे में इस वीडियो चार्ट में बताया गया है। जैसे चावल है पका हुआ, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं पकाकर, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है लगभग 23%, 23.8। प्रोटीन की मात्रा होती है 2.3%। वसा, फैट जो होती है वो 0.1% होती है। डबल रोटी,
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 57.3%, प्रोटीन की मात्रा 9.6%, वसा की मात्रा 4.2%। इससे क्या है, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा पदार्थ खाने से कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा मिल सकती है, प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा मिलेगी और वसा की ज़्यादा मात्रा मिलेगी। तो अगर इसको आप चार्ट को समझ रहे हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं 57 डबल रोटी कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेहतर, जो इतने लिखे हुए एग्जाम्पल है ना उनमें से। वैसे आलू भी है, सामान्य तौर पे हम लोग प्रयोग करते हैं 20% कार्बोहाइड्रेट है इसमें। चावल हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें 23% लगभग कार्बोहाइड्रेट है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती बिल्कुल, है ना, लगभग ना के बराबर 0। प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं तो प्रोटीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है अंडे के अंदर, और बाकी दालें इसका बेहतर सोर्स हैं। वसा की अगर बात करें तो अंडे के अंदर ही फैट ज़्यादा है सबसे। इसके बाद डबल रोटी के अंदर भी फैट है 4.2% के नियर अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकती हैं, अपना डाइट चार्ट से आपकी जानकारी कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये 1 से 3 वर्ष एवं 4 से 6 वर्ष तक के शिशुओं का दैनिक संतुलन आहार बता रही है कि उसे कितनी चीज़ें किस मात्रा में लेनी चाहिए। तो एक तरफ लिखे हुए हैं आपके भोज्य पदार्थों के नाम और दूसरी तरफ लिखी हुई है उम्र के अनुसार मात्रा। 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो उसको कितनी मात्रा देनी है हमें, और 4 से 6 वर्ष का बच्चा है तो उसको कितनी मात्रा उपलब्ध करानी। अगर अन्न की बात करें हम, जो बच्चा 1 से 3 वर्ष का है तो उसको 175 ग्राम लगभग अन्न प्रतिदिन उसके भोजन में होना चाहिए। ठीक है, और 4 से 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसके भोजन में लगभग 270 ग्राम अन्न होना चाहिए। दालें दोनों की में लगभग 35 ग्राम, दूध लगभग 300 ग्राम 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, और 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 250 ग्राम। तेल तथा वसा 15 ग्राम 1 से 3 वर्ष के लिए, और 4 से 6 वर्ष के लिए 25 ग्राम। ऐसे ही हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अन्य सब्जी, कंदमूल, जो जड़ों वाले जो सब्जी वगैरह होती है ना, चीनी और गुड़, ये कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए इस टेबल की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए जो दैनिक आहार है उसका क्या लेवल रहना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो ये उनके बारे में बताया गया। और वहाँ पे 1 से 3 और 3 से 4 से 6 बारे हो गए, ये 10 से 12 वर्ष के लिए हो गया। इसको आप ऐसे, ये 13 से 16 वर्ष के छात्रों के लिए विभिन्न दे रखा है इसमें, टोटल कितना कितना आपको बच्चे को देना। इसे आप देख लें, कोई चीज़ अगर वैसे इसमें ऐसी पूछने वाली है नहीं, है ना, ये तो मात्रा है। ये वयस्क स्त्री और पुरुष श्रम के आधार पर, और अगर वो श्रम नहीं करते तो उसके आधार पर कितनी मात्रा में उनको कौन सा आहार लेना है, ये यहाँ पे बैठे हुए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही से पढ़ना। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अन्न है तो वयस्क पुरुष यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, वयस्क में आ जाते हैं ना, तो वयस्क पुरुष जो बैठे हुए यानी बेरोजगार, खाली कोई काम नहीं है मेहनत का उनके पास, तो उनको लगभग 460 ग्राम अन्न का प्रयोग करना चाहिए। और जो मध्यम श्रम करते हैं उनको 520 ग्राम, जो कठोर श्रम मजदूरी मेहनत मजदूरी वर्ग वाले ग्राम अन्न का प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कितना रहता है तो वो ये महिलाओं का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी दालों के बारे में अगर बात करें तो खाली बैठे हुए पुरुष जो है वो 40 ग्राम, मध्यम श्रम करने वाले 50 ग्राम, कठोर श्रम करने वाले 60 ग्राम। दूध की अगर बात करें तो कम श्रम जो नहीं करता है श्रम उसके लिए 150 ग्राम, जो मध्यम श्रम करता है उसके लिए 200 ग्राम, जो अधिक श्रम करते हैं उन्हें 250 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए अपने खाने में। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं तीनों कैटेगरी में बांटकर डिवीजन किया गया है कि किस व्यक्ति को अपने भोजन में किस चीज़ की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। अब बात आती है भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों की। तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या है? सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट।
विभिन्न प्रकार की शर्करा, मंड या स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात वही होता है जो कि जल में होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य प्रकार स्टार्च, सुक्रोज, फ्रक्टोज इत्यादि होते हैं जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं। लैक्टोज जंतुओं से, दूध से प्राप्त होता है। और ग्लाइकोजन यकृत से प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जारण से यानी प्रयोग करने से 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा सरलतम रूप से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इसके सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो चावल और आलू। क्या कार्य करता है? शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा देता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने पर वसा में परिवर्तित होकर जमा हो जाता है। प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सामान्य भोजन जैसे दाल, पनीर, मछली, मांस, मूंगफली, गेहूं, उजली रोटी, ये एक शब्द देखिएगा जरा इसको, है ना, मटर, अंडश्वेत यानी अंडे का जो सफ़ेद भाग है, और अंडपीत अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है, में प्रोटीन मौजूद होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रोटीन अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में काफ़ी भिन्न होते हैं, लेकिन सभी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी मुख्य रूप से मौजूद रहता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों में गंधक, लोहा, तांबा, आयोडीन आदि भी थोड़ी मात्रा में मौजूद रह सकते हैं। इसके सोर्स क्या है प्रोटीन के? तो सोर्स आप सामान्य सोर्स जैसे दाल, मूंगफली, अंडा, मांस, मछली। क्या काम करता है प्रोटीन? तो हमारे शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है ना। शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, हार्मोन बनाने में सहायक होता है, जीव द्रव्य बनाने में और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होता है, रोग निरोधी पदार्थों को बनाने में भी सहायक होता है। कुछ शरीर की प्रोटीन कोशिकाएं दे रखी हैं, इनका मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या होता है उसके बारे में बताया गया। जैसे रुधिर प्रोटीन होती है, तो रुधिर में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाना इसका प्रमुख कार्य रहता है। संकुचनशील प्रोटीन जो होती है मांसपेशियों और अन्य कोशिकाओं के संकुचन में सहायक होती हैं। संरचनात्मक प्रोटीन का क्या काम होता है? कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक तत्वों का निर्माण करना। रक्षात्मक प्रोटीन का काम होता है संक्रमण से सुरक्षा में सहायक। हार्मोन क्या करते हैं? अनेक शरीर कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करना। एंजाइम का क्या काम होता है? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। अब बात करते हैं हम वसा की। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर होती हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में मौजूद होते हैं, पर वसा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात वैसा नहीं होता है जैसा जल में या कार्बोहाइड्रेट में होता है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल जाती है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है, जिसको यहाँ एक रिएक्शन की सहायता से आपको दिखाया गया। और इसमें डबल क्रॉस एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें दोनों साइडों पर एरो वापस जा रहा है। तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल आपस में मिलते हैं तो वसा और जल बनता है, और अगर वसा और जल का रिएक्शन कराएंगे तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल बन जाएगा। ये रिएक्शन ये बताती है। ग्लिसरॉल और वसा अम्ल शरीर में पुनः मिलकर वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अधिक मात्रा में होने पर वह शरीर में संचित हो जाती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रकृति में वसा ठोस रूप में पाई जाती है। द्रव अवस्था में इसे तेल कहते हैं। यह जल में घुलनशील पर बेंजीन और पेट्रोल में घुलनशील होती है। जल में अघुलनशील और बेंजीन और पेट्रोलियम में घुलनशील होती है। वसा प्रकृति में दूध, विभिन्न जंतुओं के वसीय मांस, मछलियों में तेल के रूप में और व्हेल मछली के
सल्क के नीचे यानी त्वचा के नीचे ब्लबर के रूप में पाई जाती है। अनेक जंतुओं में वसा ऊतकों में महीन बूंदों के रूप में भी संचित रहती है। कुछ यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिए गए, तो वसीय खाद्य पदार्थों में कुछ मुख्य वसीय अम्ल, जैसे मक्खन में जो होता है ब्यूटाएरिक अम्ल होता है, नारियल के तेल में ऑक्टेनोइक अम्ल होता है, और जंतु या वनस्पति वसा में ओलिक अम्ल होता है। वसा जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसा अम्ल अधिकांशतः जंतु वसाओं में से प्राप्त होते हैं। ऐसे वसा अम्लों में द्विबंधन अनुपस्थित होते हैं, यानी डबल बॉन्ड अनुपस्थित होता है। ये सिंगल बॉन्ड होता है केवल, है ना, सैचुरेटेड में। इनका द्रवणांक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये कक्ष तापमान पर भी पिघल जाते हैं। संतृप्त वसा अधिक स्थायी होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें जम जाने और त्वचा के नीचे संचित होने की प्रवृत्ति होती है। असंतृप्त वसा क्या होती है? कुछ वसा अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें एक या अधिक द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। इन्हीं को असंतृप्त वसा या तेल कहते हैं। डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ही ये कभी जमते नहीं है ना। जैसे आपके सरसों का तेल होता है तो वो कभी जमेगा नहीं अगर शुद्ध होगा तो। असंतृप्त वसा का द्रवणांक अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि इनमें जमने की प्रवृत्ति नहीं होती है और ये सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सोर्स क्या है? तो जैसे राई, सरसों, मूंगफली, तिल, घी, मक्खन, मांस, दूध, इनसे फैट प्राप्त होती है। क्या कार्य करते हैं ये हमारे शरीर में? तो इनका काम है कि यह परिरक्षी के रूप में प्रयोग की जाते हैं, यानी जो हमारी कोशिकाओं का रक्षा करती हैं, ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करती हैं, शरीर की वृद्धि में सहायक होती हैं। ये इसके काम है। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण में क्या पढ़ेंगे हम? तो किसी भी प्राणी के शरीर विकास के लिए खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि। लवणों की आवश्यकता जीव के शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए है। जीवों की वृद्धि एवं विकास के कुछ आवश्यक लवण जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस आदि हैं। इन्हें अनिवार्य तत्व या इसेंशियल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, इसका सोर्स क्या है? दूध, दूध से बने उत्पाद, हरी सब्जी, बीन, चना, मांस, मछली, रागी, कसावा। दैनिक हमें कितना प्रयोग करना चाहिए? लगभग 0.6 से 6.7 ग्राम, 6.7 ग्राम तक। लोहा, लोहा किससे मिलेगा? अंडा, मांस, मूंगफली, पालक तथा हरी सब्जियों, साथ में कलीजी, मुर्गे वगैरह की, इनकी, मछली वगैरह। लगभग मात्रा 35 ग्राम। आयोडीन, मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, इसकी मात्रा लगभग 0.1 ग्राम से 1.15 ग्राम तक। फास्फोरस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी, बाजरा और गिरी, मात्रा किसकी कितनी आवश्यक है इसकी? हमें 1 ग्राम लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन। तो विटामिन जटिल रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन के साथ प्राप्त किए जाते हैं। कोई भी जंतु या मनुष्य शरीर के अंदर विटामिन तैयार नहीं कर सकता है, लेकिन पौधे अपने शरीर के विभिन्न भागों में अपने लिए विटामिन बनाते हैं। इसलिए पौधे एवं अन्य खाद्य पदार्थ प्राणियों के लिए विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये अंतःस्राव या हार्मोन से भिन्न होते हैं, क्योंकि अंतःस्राव विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों में तैयार होते हैं। शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में ही विटामिन की आवश्यकता होती है।
जब किसी विटामिन का अभाव होता है तब इसे विटामिन न्यूनता कहा जाता है। किसी तंत्र की क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, परंतु यह गड़बड़ी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन पाया जाता है खाने से या दवा के रूप में विटामिन खाने से दूर भी की जा सकती है। ये टेबल है, इसकी सहायता से हम विटामिन, उसके सोर्स और हमारे खाने में उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में जान सकते हैं। एक अन्य जो नेक्स्ट वीडियो, चूँकि मैंने बताया ये टॉपिक बहुत लंबा है, अभी इसके रोगों के बारे में नहीं है ना, तो विटामिन से होने वाले रोग अगली वीडियो में आएंगे, तो फिर उसमें विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, तब ये टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा कि विटामिन के स्रोत वगैरह क्या होते हैं और इनका नाम भी क्या। फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा, घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों का डिवीजन किया जाता है ना, वर्गीकरण जो किया जाता है वो घुलनशीलता के आधार पर। तो इसके आधार पर दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, यानी बसा में घुलेंगे फिर वो। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? बी और सी, जो जल में घुलेंगी, और वसा में कौन सी होंगी? तो बाकी जो बची वो सब वसा में घुलेंगी, ए डी ई की, ए डी ई के। जल में घुलने वाली विटामिन ध्यान रखिएगा बी और सी, और बी के सभी जो भी सब्स्टिट्यूट होंगे वो सभी घुल जाएंगे ना। और जो जल में नहीं घुलेंगी यानी वसा में घुलेंगी वो क्या है? ए डी ई के, ये चार विटामिन जो है वो वसा में घुलती हैं। इसी के आधार पर इसमें आपको मैंने यहाँ लिख के भी दिया है कि जल में घुलनशील विटामिन और फिर वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी, बी के कुछ टाइपों के बारे में बात की गई, जैसे विटामिन B1, तो इसका सोर्स क्या है? दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुतन, हरी सब्जियाँ। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। साथ के साथ इनके रासायनिक नाम और ध्यान रखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका रासायनिक नाम है B1 का थायमिन। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स है मांस, अंडा, दूध, मटर, बीन, हरी पत्तेदार सब्जियां। B4 का नाम है नियासिन, फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। इसका नाम इसके जो सोर्स है वो है मांस, मछली, मुर्गा, आलू, मूंगफली, टमाटर, हरी सब्जियां, साबुतन, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, अंकुरित दालें। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, इसका सोर्स है मांस, कलेजी, दूध। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। इसका सोर्स है रसदार फल, खासतौर से आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद। ये सभी विटामिन कैसी हैं? जल में घुलने वाली विटामिन है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिनों की। तो विटामिन ए, ये वसा में घुल सकती है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसके सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत, तेल, कलेजी इत्यादि। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। दूध, मछली, यकृत, तेल, अंडा, सूर्य का प्रकाश आदि इसके सोर्स हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसका जो सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, टमाटर, ये सभी इसके सोर्स हैं। और लास्ट विटामिन है विटामिन के, रासायनिक नाम इसका आपका ये होमवर्क है, रासायनिक नाम बताना है ना कमेंट में सभी लोग। शरीर में निर्माण होना, निर्माण कार्य की प्रक्रिया को ये देखते हैं। और विटामिन के का जो सोर्स होता है इसमें आपकी, चूँकि ये हमारी जनन क्षमता को प्रभावित करता है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, आपको पोषक तत्वों का ध्यान रखना है सभी। तो ये आपकी हो गई विटामिन जिनके बारे में और इनकी कितनी मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए उसके बारे में ये लिखा हुआ। लास्ट जो पॉइंट है, विटामिन के बाद, खनिज लवण के बाद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं उनमें जल भी शामिल है ना। तो जल भोजन का अनिवार्य भाग है। ताज़ा एवं शुद्ध जल पीकर या भोजन के साथ मिश्रण के रूप में इसकी पूर्ति की जाती है। यह घुलित भोजन गैसों, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में सहायक होता है। जल कोशिका द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा
और ऊतकों के अंतरकोशिक द्रव्यों में मौजूद होता है। जल हमारे शरीर के तापमान को स्वेदन यानी पसीने के द्वारा तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। यह उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। और जल को जो हम पेय पदार्थों के रूप में भी ले लेते हैं, जैसे फलों का रस, दूध, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, इनके रूप में भी। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बी सेफ, स्टे एट होम। सभी लोग अच्छे से काम करिएगा ना। और आप लोग वीडियो देखने के बाद जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, वो कमेंट करना है आपको। ठीक है।